नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, आज 11th बायोलॉजी के टॉपिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आरंभ करते हैं आज का टॉपिक, द सेल यानी कोशिका क्या है। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। जीवन की इकाई यानी प्रत्येक जीव का जीवन है वो कोशिका से आरंभ होता है। अब हम कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका वास्तव में एक झिल्ली आवृत जीव द्रव्य होता है। कोशिका क्या होता है? एक झिल्ली आवृत जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य है और उसको, ये जीव द्रव्य है, इसको एक झिल्ली ने आवृत कर लिया, वो क्या बन गई? कोशिका बन गई। अर्थात कोशिका क्या होती है? एक झिल्ली आवृत जीव द्रव्य होता है। अब हम बात करें जीवों की, तो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव वो कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कुछ जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव तो क्या होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिक कहते हैं, यानी मोनोसेलुलर। और कुछ जो बहुत सी कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम बहुकोशिक यानी यूनिसेलुलर कहते हैं। देखिए, कोशिका जीवन की इकाई है। वास्तव में कोशिका एक झिल्ली आवृत जीव द्रव्य होता है। प्रत्येक जीव है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कुछ जीव हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें हम एक कोशिक या यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। कुछ जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। अब बात आती है कोशिका की परिभाषा क्या हो, यानी कोशिका को किस प्रकार से परिभाषित करें। तो कोशिका जीव के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी परिभाषा के रूप में कैसे लिख देंगे कि सेल या कोशिका क्या है? तो सेल को क्या कहेंगे? जीव के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। क्योंकि जो जीव है वो कोशिका, प्रत्येक जीव है वो किससे मिलकर के बना है? कोशिका से। एक कोशिक जीव है वो, उनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। बहुकोशिक जीवों में बहुत सी कोशिकाएं मिलकर के जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज करता कौन है? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा
1665 में कोशिका की खोज की गई। ये मृत कोर्क कोशिका थी, मृत कोर्क कोशिका थी, यानी ये जीवित कोशिका नहीं थी जो रॉबर्ट हुक ने खोजी। अब जीवित कोशिका किसने खोजी? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन हो गए? 1671 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा ये मृत कोर्क कोशिका खोजी, इसे सेलुला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेलुला नाम दिया गया, जो आगे चल के सेल कहलाया। दोबारा से एक बार देखते हैं, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। इनके द्वारा मृत कोर्क कोशिका खोजी गई, जिसे सेलुला नाम दिया गया। जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, जिन्होंने 1671 में खोजा। इनके द्वारा सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, आरबीसी वगैरह, प्रोटोजोआ, इनको देखा गया। हाँ भाई, एक आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी क्या है तो किसे कहेंगे? यानी कोशिका के समस्त पहलुओं तथा कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य, रासायनिक प्रकृति आदि का अध्ययन। यानी कोशिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं, यानी विभिन्न पहलू क्या होंगे? कोशिका की संरचना, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, सूक्ष्मदर्शी में उसका किस प्रकार से उसकी संरचना दिखाई देती है। यानी कोशिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं का जो अध्ययन है, अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द है, ये साइटोलॉजी शब्द हर्टविंग द्वारा दिया गया। शब्द साइटोलॉजी किसके द्वारा दिया गया? हर्टविंग द्वारा दिया गया। कई बार पूछता है मॉडर्न ये साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक बताइए। तो साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो पूछते हैं मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक, मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक सीपी श्वासन को मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है। दोबारा देखते हैं, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। किनको देखा? मृत कोर्क कोशिकाओं को देखा। नाम क्या दे दिया? सेलुला। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इनके द्वारा सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु या आरबीसी की कोशिकाएं, प्रोटोजोआ की कोशिकाएं, ये देखी गई। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? यानी कोशिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। शब्द साइटोलॉजी हर्टविंग द्वारा दिया गया। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। और मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक सीपी
श्वसन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। हाँ भाई, कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन, 1839 में ब्रिटिश वैज्ञानिक स्वान। ये तो वनस्पति शास्त्री है, वनस्पति शास्त्री यानी बोटनिलॉजिस्ट है, और ये जूलॉजिस्ट है, प्राणी शास्त्री। हाँ भाई, कोशिका सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और ब्रिटिश वैज्ञानिक स्वान। ये स्लाइडेन तो वनस्पति शास्त्री है और स्वान है ये प्राणी शास्त्री है। इन्होंने 1838-39 के अंदर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जो जीव है, कोशिका, प्रत्येक जीव है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक जीव है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लेकिन ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सिद्धांत, इसकी कमी क्या थी इस सिद्धांत की कि नई कोशिकाओं के निर्माण को नहीं समझा पाया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया, कहा कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन इस सिद्धांत की क्या कमी थी कि ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, नई कोशिकाएं किस तरह से बनती हैं। इसे समझाने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यानी ये कमी थी कि भाई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस चीज को समझाने के लिए 1865 में रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। नई जो कोशिका है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यानी पहले से मौजूद कोशिका ही डिवाइड करके क्या बनाती है? नई कोशिका बनाती है। यानी नई कोशिका जो बनेंगी, जैसे ये कोई कोशिका है, पहले की कोशिका, यही डिवाइड होकर के नई कोशिका बनाती है। यानी पूर्व में मौजूद कोशिका के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात इन्होंने की कि सभी जो जीव हैं, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से
कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति को इन्होंने क्या लिखा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इसका मतलब है ओमनिस सेलुल यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होती है। इसे क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत कहा गया। दोबारा से एक बार देख लो चाहे 1838-39 में जर्मन और ब्रिटिश वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक जीव कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की कमी क्या थी कि यह सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस तरह से होता है। इसे समझाने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। अब कई बार आपसे पूछता है कोशिका सिद्धांत के अपवाद बताओ। भाई अपवाद तो हर चीज के होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या क्या कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं? तो वायरस, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, ये जो है, और मल्टी न्यूक्लियर या केंद्रक, बहुकेंद्रक कोशिका, ऐसे लिख सकते हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका, बहुकेंद्रकीय कोशिका। वायरस है, प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्ट है, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं, वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। इन्हें कोशिका सिद्धांत के अपवाद कहा जाता है। ये वायरस है, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्ट है और बहुकेंद्रकीय जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। अब कई बार आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो कोशिका सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ये सबसे छोटी कोशिका है जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसका साइज होता है 17 गुणा 11 सेंटीमीटर। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होती है ना, तंत्रिका कोशिका जिनको बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है जिसका जो साइज है 90 सेंटीमीटर तक होता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा
टॉपिक है कोशिकाओं के प्रकार। हाँ भाई, कोशिका दो प्रकार की है। कोशिका कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर कुछ अंतर है, वो हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से आपस में डिफरेंट होती हैं। तो पहला अंतर हम पढ़ेंगे आकार का। आकार की बात करें तो आकार प्रोकैरियोट का होता है 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर और इसका साइज होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। आकार सामान्यतः 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर और इसका आकार यूकैरियोटिक का होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। इसको हिंदी में असीम केंद्र की बोलते हैं, असीम केंद्र की, और इसको बोला जाता है ससीम केंद्र की। असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोट की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइन या पेप्टिडियोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडियोग्लाइकोन की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट जीवों में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडियोग्लाइकोन से बनी होती है। यूकैरियोट में जिनमें पाई जाती है, यानी पादपों के अंदर कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी अगर आपसे पूछ ले जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती या अनुपस्थित होती है। तीसरी बात है केंद्रक। तो वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, उसकी जगह केंद्रका या न्यूक्लियोइड संरचना पाई जाती है। न्यूक्लियोइड क्या है भाई? जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके चारों ओर कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, वो वैसे ही कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ मतलब इसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है और केंद्रक समान संरचना का निर्माण करता है, जिसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। डीएनए है, यानी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वो कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। और यहाँ पे जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर, केंद्रक में
कोशिका झिल्ली से आवृत रहेगा या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और लवकों में भी डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा जाता है, यहाँ पे डीएनए केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों के अंदर पाया जाता है। आकार कैसा होता है डीएनए का? डीएनए आकार, यहाँ पे डीएनए का जो आकार होगा वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार। यहाँ पे केंद्रक के अंदर रेखीय और माइटोकॉन्ड्रिया प्लस लवकों के अंदर वृत्ताकार डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। हाँ जी, अगली बात राइबोसोम। राइबोसोम 70S प्रकार के, यहाँ पे केंद्रक में तो 80S व 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है, और यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसके अलावा लाइसोसोम और अंतःपृथ्वी जालिका और बहुत से प्रकार के कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे कोशिकांगों का अभाव होता है। नेक्स्ट अंतर है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का तरीका। तो इसमें जो इंटरफेज है, इंटरफेज व एम फेज, एम फेज मतलब एक तरीके से अलग अलग सेपरेट नहीं होती हैं, विभेदन नहीं होता। यहाँ पे इंटरफेज व एम फेज का स्पष्ट विभेदन होता है। एम फेज और इंटरफेज का स्पष्ट विभेदन होता है। श्वसन एंजाइम, श्वसन एंजाइम यहाँ प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे जो श्वसन एंजाइम है वो कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा किस अवस्था में होती है ये? यानी केवल अगुणित अवस्था में, केवल अगुणित अवस्था में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। और यह अगुणित व द्विगुणित दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जनन, जनन की बात करें तो यहाँ पे लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित, और यहाँ लैंगिक जनन पाया जाता है।
लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा अभी एक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर थे जिनको अपन ने देखा। कोशिका विभाजन में इंटरफेज और एम फेज का प्रोकैरियोट में स्पष्ट विभेदन नहीं होता, यूकैरियोट में इंटरफेज और एम फेज का स्पष्ट विभेदन होता है। श्वसन एंजाइम या प्लाज्मा झिल्ली से चिपके रहेंगे और यूकैरियोट में श्वसन के जो एंजाइम है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में फैले रहते हैं। ये केवल अगुणित अवस्था में पाई जाती है प्रोकैरियोट, और यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो अगुणित और द्विगुणित दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जनन प्रोकैरियोट में केवल अलैंगिक प्रकार का होता है, यानी लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, और यहाँ पे अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है यूकैरियोट में। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।